नमस्कार बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे आप। बच्चों आज हम आपको जो पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 7th क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 रक्त और हमारा शरीर, यानी कि रक्त होता है और हमारे शरीर का क्या रिलेशन होता है, कैसे होता है, इस सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली एक साइंस जैसा चैप्टर का नाम है वैसे, लेकिन ये चैप्टर हिंदी का है हमारा, रक्त और हमारा शरीर, क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखे हुए हैं तो हमारे सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल की यूट्यूब चैनल पर जाके उसकी प्लेलिस्ट में बाकी के वीडियो को आप देख सकते हैं। पहले से 5 वीडियो पहले से डले हुए हैं वहाँ पर, उनको जाके देख सकते हो बच्चों। तो दिव्या अनिल की छोटी बहन है, जो यों तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर उधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता है, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी, और वहाँ पर एक अनिल, दिव्या है वो अनिल की क्या सिस्टर है, और वो थकान महसूस होती थी उसको, कमजोरी भी आती थी उसको। तो उस तरीक़ा से वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि हो सकता है कि इसके शरीर में ब्लड की कमी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है। तो ऐसा करते हैं, इसकी एक जाँच करा लेते हैं, तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसके खून में क्या कमी है या नहीं है। पता चल जाएगा कि खून की कमी है या नहीं है। तो रक्त की जांच कराने के लिए वो पास के कमरे में भेज देते हैं। वहाँ पर अनिल को एक जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिलती हैं। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल लीं और स्लाइड पर लगा दी। अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। यानी कि जब दीदी उसकी उंगली से खून निकाल के कुछ सैंपल उस बोतल से जो शीशी आती है उसमें ले लेती हैं और स्लाइड पर लगा के उसको चेक करने के बाद बोलती हैं, ऐसा करो अनिल, अब आप कल आना, कल इसकी रिपोर्ट हॉस्पिटल से लेके जाना। तो कल दूसरे दिन जब अनिल जाता है तो उन दीदी के जो डॉक्टर दीदी थी उनके गेट पे जाके दस्तक देता है और उन डॉक्टर को बुलाती हैं, यानी कि अनिल को बुलाती हैं। डॉक्टर दीदी के कमरे में प्रवेश करते हैं अनिल, यानी कि अनिल है वो क्या करता है, अब कमरे में प्रवेश करता है। किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के सहारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। एनीमिया होता है बच्चों, खून की कमी की वजह से एक बीमारी होती है, उसको हम लोग एनीमिया कहते हैं बच्चों। एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी हो जाती है ना। तो उस तरीक़े से वो बोलती हैं कि इनको एनीमिया हो गया है और घबराने की कोई बात नहीं, कुछ दिन दवाई लेंगे तो सही हो जाएगा। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, यह बोला दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखो, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा है उससे कम नहीं है, लेकिन ये देखने में तो हमें रेड लाल जैसे एक पदार्थ लगता है ना। तो उन्होंने बोला, अनिल ने बोला, दीदी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये एनीमिया क्या होता है? तो एनीमिया से पहले बोलती है कि अच्छा एनीमिया के बारे में नहीं पता ना तुमको, ठीक है, तो उससे पहले तुम खून के बारे में समझोगे तब वो एनीमिया के बारे में आप समझ पाओगे। तो ये हमारा जो खून है वो एक द्रव्य नहीं है, लाल कलर का द्रव्य नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं है, जिन्हें विमाणु या प्लेटलेट कहते हैं। यानी कि 2 भागों में उन्होंने खून को बताया, उनको डेफिनेशन में, कि खून होता है वो 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 भाग होता है उसके अंदर तो प्लाज्मा होता है ना, और एक दूसरे जो तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। एक ठोस भाग होता है जिसमें कण होते हैं, कण भी बहुत सारे होते हैं, जिनमें कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ बिना कलर के वाले भी होते हैं, जिनको प्लेटलेट्स कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं।
इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, इसे देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। यानी कि उनको सूक्ष्म दृष्टि में दिखाया कि ये जो दिख रहे हैं ना तुमको, वो क्या है, हमारे लाल कण हैं। कौन से हैं? रेड ब्लड सेल्स हैं। कौन सी हैं? रेड ब्लड की सेल है, वो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, ये आपको दिख रही हैं वो हैं। और ये प्लाज्मा में तैरते हुए काम करती हैं। प्लाज्मा एक लिक्विड होता है और उनमें वो कण क्या होते हैं? स्लाइड में तैरते रहते हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी हुई हों। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी गोल होते हैं और दोनों तरफ से कैसे होते हैं? अवतल होते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर आप इसमें देख रहे हो, ये वाला इस तरीके का होता है, वो क्या होते हैं? अवतल होते हैं, यानी बीच में दबे हुए होते हैं। रक्त की एक बूंद में इतनी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इसके कारण ही हमें लाल रंग का नज़र आता है। इन जो सेल्स हैं, उन सेल्सों की वजह से लाल रक्त कणिका हैं, उनकी वजह से हमें ब्लड का रंग है वो कैसा दिखाई देता है? लाल दिखता है। ये कण शरीर के लिए किन दिन रात काम करते हैं? सांस लेने और साफ हवा में जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। और ये कण क्या होते हैं? तुम्हारी सांस लेने के जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर संचरण करने का, यानी बॉडी के हर एक पार्ट तक उसको पहुंचाने का काम किसका होता है? इन्हीं कणों का होता है, जो रेड वाले होते हैं। उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही होता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उससे अगले दिन, ऐसे करके इनका जीवन काल होता है वो 4 महीने का होता है। यानी कि बोलें तो हम 120 दिन का होता है। 120 दिन बाद एक कण है वो अपने आप को रिसाइकिल करते रहते हैं, यानी कि बदलते रहते हैं। वो मर जाते हैं, फिर दूसरे आ जाते हैं, फिर मर जाते हैं, वो तीसरे आ जाते हैं। इस तरीके से इनका क्रम चलता रहता है, लेकिन एक दिन नहीं होता है। धीरे धीरे उनका एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तहत ही उनका काम होता है। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। यानी कि इसी तरीक़ा से उन्होंने बताया कि पूरे ऑक्सीजन में काम करने का काम करते हैं। इन्हीं का काम होता है हमारे शरीर की ऑक्सीजन की सप्लाई को व्यवस्थित करना, और इनका कार्यकाल 120 दिन होता है। 120 दिन में ये खत्म हो जाते हैं, इनकी जगह पे नए आ जाते हैं। लेकिन अनिल एक क्वेश्चन पूछता है, तो फिर तो ये कुछ दिन में ख़त्म हो जाएंगे। और को उनको समझाती हैं दीदी कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये ख़त्म होते हैं तो इसकी जगह पर नए आ जाते हैं, तो इस तरीक़ा से इनके स्थान नहीं ले लेते हैं, वो दूसरे वाले स्थान ले लेते हैं। इस तरीक़ा से ये काम इनका चलता रहता है, लेते हैं। हड्डियों के बीच में, बाघ मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। और जो शरीर खाते हैं उनमें प्रोटीन भी होती है और आयरन भी होता है और विटामिन भी होती हैं। जब ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को मिलती हैं तो वो नई रक्त कणिकाएँ भी बनने लग जाती हैं और नए कण भी बनने लग जाते हैं। उनका कारखाना होता है, उनको बनाने का काम, उनकी कुछ हमारे शरीर के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका काम होता है, उनको लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, उनको उत्पादन करने का होता है, उनको बनाने का काम होता है। वो इन चीज़ों को कच्चे माल लेते हैं और उनको प्रोडक्शन वैल्यू कर देते हैं। कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि हम लोग इन चीज़ों को खाते हैं, क्या हरी सब्जी है, फल है, दूध है, अंडा है और मांस है, इनको यदि हम लोग खाते रहते हैं तो हमारे शरीर में ये पोषक तत्व वो बरकरार मिलते रहते हैं। और जब ये पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हमारी रक्त कणिकाएँ भी बनने लग जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते हैं, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इस कमी को एनीमिया कहते हैं। और उसके बाद जब कोई लोग भोजन जो पोषक तत्व नहीं खाते हैं तो उनमें क्या होता है, ये जो कण बनने की जो दर है वो कम हो जाती है। और जब ये लाल कण नहीं बनेंगे तो उसको ही रोग को हम लोग क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। और उसी की वजह से उसके अंदर क्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। जब लाल रक्त कणिकाएं नहीं बनेंगी तो वो ऑक्सीजन में, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाएगी, तो इससे वीकनेस आती है, कमजोरी आती है।
और जब हमारे पास कमजोरी आती है तो उसे हम लोग एनीमिया का नाम कहते हैं, क्योंकि वो खून की कमी भी हो जाती है उसमें। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं, अनिल ने सवाल किया। तो अनिल ने सवाल किया कि क्या हम संतुलित भोजन ले लें तो हम बच सकते हैं। दीदी बोली हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक बड़ा कारण पेट के कीड़ों का हो जाना है। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ की ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और उन्होंने बताया कि बेसिकली तो अपने भारत देश में सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी की वजह से, आहार की कमी की वजह से हमें ही एनीमिया की बीमारी होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं बच्चों, जो आपको एक टैबलेट खिलाई जाती है बच्चों, वो मैंने आपको खिलवाई थी, हाँ वही वाली टैबलेट, तो वो पेट के कीड़ों को मारने के लिए काम आती है, बिल्कुल, है ना। तो उस कीड़े की मरने की वजह से भी हमारे एनीमिया की बीमारी कम हो जाती है। नहीं तो उस पेट की बीमारी की वजह से भी हमें एनीमिया, जो पेट के कीड़े होते हैं उनकी वजह से भी हमें बच्चों ये एनीमिया की बीमारी होने का खतरा बना रहता है। और ये कैसे होता है, दूषित खाना खाने से, खराब पानी पीने से, तो उनकी वजह से ही होते हैं। तो हमें साफ़ सफाई वाली चीज़ें खानी चाहिए, अपने हाथ धो के साफ़ सफाई रख के खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें, साफ पानी पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की सतह, ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वा त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर हाथों में अपना घर बना लेते हैं। और बच्चों इस तरीके के कुछ अंडे भी पाए जाते हैं, यानी हमारी सतह पर कुछ कीड़े भी पाए जाते हैं जिनके अंडे होते हैं वो ज़मीनी सतह पर रहते हैं, और जहाँ पर भी वो हमें दिखते नहीं है, बहुत बारीक होते हैं। जैसे ही उनको टच करते हैं तो हमारी स्किन पे आ जाते हैं, स्किन के अंदर के थ्रू ही वो हमारी बॉडी में प्रवेश करके जो हमारी आंत होती है, आंत में वो अपना घर बना लेते हैं, वहाँ पर वो डेवलप होने लग जाते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही उपयोग करें, इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूब रहा, फिर बोला आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और विषाणु प्लेट्स भी होते हैं, शरीर में इनका क्या काम होता है। तो उन्होंने बोला कि आपने बताया था दीदी कि लाल रक्त कणिकाओं का तो आपने बता दिया, लेकिन जो सफ़ेद वाली थी और प्लेटलेट्स थी उनका क्या काम होता है, उनको भी बताओ। दीदी बोली सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर हमला धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते हैं। बस संक्षेप में यह मानो कि ये बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। ये होती हैं हमारी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो सफ़ेद कण होते हैं वो हमारी एंटीबॉडीज़ का काम करते हैं। जो हमारे अंदर कोई भी बहुत सारे रोग आ जाते हैं तो उन रोगों से हम अपने आप सही हो जाते हैं, तो वो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, उन्हीं का काम होता है। जो सफ़ेद कण होते हैं वो हमारे सिपाही की तरह काम करते हैं, और जो वायरस रूपी हमारे पास कोई शत्रु आता है तो उसको वो वहाँ पर मारने का काम करते हैं, और मारने के बाद उसको भगा देते हैं उसे। और विषाणुओं का काम चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना होता है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिकाओं की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती हैं। विषाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरारें भर जाती हैं, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। बच्चों कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग कट जाते हैं या कहीं से कट हो जाता है तो वहाँ पर भी ये विषाणु होते हैं, वो हमारे वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, और एकत्रित होने के बाद उसको ब्लड को वहीं पर वो स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। यदि हमारे शरीर में विषाणु नहीं हो तो हमारा जो ब्लड है वो बहना स्टार्ट हो जाए तो फिर वो कभी भी बंद नहीं होता है बच्चों। तो इसलिए विषाणुओं का काम होता है, जो हमारा रक्त बहता है ना उसको कंट्रोल करने का काम होता है, उसको थक्का जमाने का काम होता है, उसको बंद करने का काम करता है। अनिल बोला दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति में निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। तो बच्चों जैसे ज़्यादा जगह हो जाती है तो वहाँ पर वो रुक नहीं पाता है ना, वो एक दूसरे को टाइम लगाएगा बहुत टाइम, और जब तक तो बहुत सारा खून निकल जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमें कई बार क्या होता है, उस जगह को हमें चिपकाना पड़ जाता है, इकट्ठा करना पड़ जाता है, और कई बार टाँके भी लगाने पड़ जाते हैं। जब उनको हम लोग टाँके वगैरह लगा देते हैं तो वो क्या है, जगह कम हो जाती है, और जगह कम होती है तो वहाँ पर वो फिर थक्का बन जाता है, और थक्का बनने के बाद वो खून भी वहाँ पर जमने लग जाता है। तो फिर क्या हो जाता है, देखो खून बहता चला जाएगा तो टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। किंतु डॉक्टर के पास पहुँचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दवा पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है।
जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। और उन्होंने बोला कि इस तरीक़ा से जब वो चोट लगती है तो डॉक्टर के पास लेके आना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी होती है कि डॉक्टर दूर है तो हमें उसको जो जगह है घाव हो रहा है उसको हमें अच्छे तरीक़ा से बांध लेना चाहिए, और अच्छे तरीक़ा से दबा के रखोगे तो उसमें क्या है, चोट में दबाव की वजह से उसमें रक्त का भाव कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो वो जल्दी से उसको सही होने की उम्मीद है कि वो रक्त का थक्का जम जाएगा वहाँ पर। तो बच्चों इस तरीक़ा से उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाएगा तो उसके लिए भी फ़ायदा है, और यदि ज़्यादा ब्लड निकल जाता है तो उसको फिर ब्लड चढ़ाने की ऊपर से और ज़रूरत पड़ती है। अनिल ने कहा कि ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है। दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है, कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 भागों में बांट दिया जाता है। तो रक्तों का जो प्रकार होता है उनको हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं ज़रूरत के आधार पर। व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे ही उस रक्त समूह का चढ़ाया जाता है, यानी जिस ब्लड का रक्त होता है उसी को उसी तरीके का चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त का समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तो तब अनिल ने पूछा, यानी कि यदि उस टाइम पे ज़रूरत पड़ रही है और उस टाइम पे कोई भी ब्लड वाला नहीं मिल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसी आपातकालीन स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। यानी उन्होंने बताया कि यदि इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है कि हमें कभी कभार रक्त नहीं मिले तो फिर कैसा होगा, तो उसने बताया कि ब्लड बैंक भी हैं, तो ब्लड बैंक में हर हॉस्पिटल के अंदर होती है, उस ब्लड बैंक में से हम ब्लड लेके भी हम लोग इस काम को करते रहते हैं। और ब्लड बैंक में ब्लड बना रहे इसके लिए रक्तदान का जो शिविर लगते हैं वो लगाए जाते हैं। हम समय समय पर रक्तदान करते रहते हैं। दीदी, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त की लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इनमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो उससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। उन्होंने बोला, क्या मैं भी कर सकता हूँ रक्तदान, तो उसकी दीदी बोलती हैं, जो डॉक्टर दीदी हैं वो बोलती हैं, नहीं, तुम अभी 18 साल के नहीं हो गए हो, और जब तुम 18 साल के हो जाओगे तो तुम रक्तदान कर सकते हो, लेकिन जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाओगे जब तक तुम रक्तदान नहीं कर पाओगे। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में। और उन्होंने बोला, रक्तदान करने के बाद कुछ भ्रांतियाँ हैं, जैसे कमजोरी आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये क्या है, हमारा निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है, कुछ ही दिनों में बना लेता है। जितना हम लोग खून निकालते हैं, 300 मिलीलीटर निकालते हैं, उतना तो हमारा खून चंद दिनों में के अंदर ही बना लेता है। हमारे वैसे भी हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। और उन्होंने अनिल की पीठ को ठोकते हुए कहा कि अनिल ने बोला था कि मैं अब हमेशा रक्तदान करूँगा, तो उनकी दीदी बोलते हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश अनिल। तो इस तरीक़ा से जो हमारी एनीमिया की बीमारी होती है वो किस तरीक़ा से होती है, उसके अंदर कौन कौन सी रक्त होते हैं, रक्तों के प्रकार होते हैं, वो 4 तरीक़ा के होते हैं, उनको आप जानते हो बच्चों। ए होता है, ए प्लस होता है ना, और ये नेगेटिव माइनस प्लस होते ही हैं। ए ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है, ए बी ग्रुप होता है, और एक ओ होता है। ये बच्चों 4 ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी और बी ग्रुप होता है। इस तरीके के इन चारों ग्रुपों के आधार पर ही हम लोगों का खून का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हमारे ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो लाल कण होते हैं जो हमारे खाने पीने से बनते हैं, एक सफ़ेद कण होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काम में आते हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने के काम आते हैं बच्चों, है ना। और दूसरा होता है, इस कोरोना काल में हम लोगों को, तो बच्चों लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनका काम होता है ऑक्सीजन को वहन करने का, एक दूसरे से एक शरीर के प्रत्येक पार्ट में पहुंचाने का ऑक्सीजन का काम करती हैं, वो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। और श्वेत होती हैं, वो हमारी सिपाही की तरह काम करती हैं। हमारे शरीर में जब वायरस अटैक करता है तो उस वायरस को प्रोटेक्ट करने का, उसको मारने का काम करने का काम करती हैं, वो हमारी सफ़ेद वाली होती हैं। और जो होती है, जो बिम्बाणु होते हैं, जो वाइट कलर के होते हैं, उसके होते हैं पिनाक कलर के होते हैं, है ना। तो ये वाइट कलर के बिम्बाणु होते हैं, वो हमारे रक्त में कहीं पर भी कट वगैरह लग जाता है, हमारा शरीर कट जाता है, घाव हो जाता है, तो वहाँ पर जो रक्त बहने को रोकने के लिए काम में आ जाता है। तो बच्चों इस तरीक़े से हमारा ब्लड के रिलेशन में हम लोगों ने बताया था, आपने पढ़ा था बच्चों। ये चैप्टर है वो 7th क्लास का 6th चैप्टर है,
क्लास 7th का 6th चैप्टर है बच्चों। इसको वीडियो को इससे पहले वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना है, आपको प्लेलिस्ट में जाके क्लास 7th क्लास की हिंदी के चैप्टर डले हुए हैं, उसको भी देख सकते हो बच्चों वहाँ से। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों। थैंक यू बच्चों।